हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेना है हमें प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें वही जैसे कि कैपेसिटर्स में थे दो संयोजन है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखें। श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन जब इस तरीके से हम एक के लाइन में लगा देते हैं, कहीं से कोई शाखा डिवाइड नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को नाम दिया गया है श्रेणी क्रम संयोजन। ये ऐसे करके सेल रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, इसको कहने को ये कह देते हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संपर्क दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संपर्क तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी प्रकार आगे भी संयोजित किया जाता है, तो यह संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन, तो कोई भी संयोजन होता है तो उसमें जैसे कैपेसिटर था तो उसमें आवेश, धारिता, विभवांतर पर चेक करते थे। यहां पर भी हमारी तीनों बातें आएंगी, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। कोई भी संयोजन है, इसके बारे में हमें रिजल्ट निकालना होता है। तो देखो, आप अगर यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन चलते हैं प्रति सेकेंड, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेंगे, तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, क्योंकि बैटरी 10 इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी रख रही है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर प्रति सेकंड यहां निकल रहे तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे इसमें से, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहेगी। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहेगी, क्योंकि जब तुम सोर्स लगा देते हो, विभवांतर स्थापित हो जाता है, आवेशों का प्रवाह मेंटेन हो जाता है। वो प्रवाह किस तरीके से हो रहा है, अगर प्रति सेकंड 10 यहां से यहां जाएंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, वो 10 इधर से इधर आएंगे, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, वो 10 इधर से इधर आएंगे, और फिर वो 10 इधर से इधर आएंगे। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो धारा ऐसे दिखाएंगे। धारा सब में समान होगी, और विभवांतर, क्योंकि सब में व्यय विद्युत ऊर्जा अलग अलग है, तो ये विभवांतर क्या हो जाते हैं, डिफरेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम ये कहेंगे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या है, तीनों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। करंट की बात है, विद्युत धारा की बात अगर हम करते हैं, विद्युत धारा सेम रहती है, समान रहती है, और विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर विभाजित हो जाता है, बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पे संपूर्ण विभवांतर लिखना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरीके से जितने भी हैं ऐड किए जाए। ध्यान रखना है कि अगर हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, केवल प्रतिरोध के बारे में याद रखना होता है कि अच्छा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इतना होता है, तुल्य समांतर क्रम में इतना। ये नहीं है, धारा के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, विभवांतर के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सर्किट में यूज करनी पड़ती है। अब हम तीसरी बात तुल्य प्रतिरोध के विषय में बात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध के विषय में, तो तुल्य प्रतिरोध के विषय में ये बात है कि जो मान लिया भाई आई धारा बह रही है, R1 R2 R3 है, तो अलग अलग विभवांतर क्या लिखोगे, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, क्योंकि V बराबर IR एक बड़ा पॉपुलर सा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। एकमात्र रिलेशन है V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, बाकी जो बनेंगे इसी से बनेंगे। अब अगर तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है
यदि तुल्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब तीनों का मिलाकर प्रतिरोध, तो संपूर्ण विभवांतर हम कितना लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई। संपूर्ण विभवांतर क्या लिखा जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर। बच्चों को क्लियर होगा। तुल्य प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं क्योंकि विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस बारे में वोल्टेज को लेके चलें। पहले अलग अलग वोल्टेज निकाले, अलग अलग वोल्टेज हमने निकाल लिए। V इक्वल्स टू आई आर से धारा I बह रही है, प्रतिरोध R1 है तो V1 हो गया आई R1। इसमें भी धारा I है, प्रतिरोध R2 है तो V2 इक्वल्स टू आई R2। इसमें भी धारा I है, प्रतिरोध R3 है तो V3 इक्वल्स टू आई R। समझ रहे होंगे बच्चे। V3 इक्वल्स टू आई आर। अब अगर हमने मान लिया कि सबका मिला के कुल मिला के प्रतिरोध R है, R प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध R हो गया, पूरे परिपथ में धारा I हो गई, पूरे परिपथ के सिरों पर अगर विभवांतर V है तो हम लिखेंगे V बराबर आई आर। अब चूंकि श्रेणी क्रम में होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, श्रेणी क्रम में ये होता है, तो V की जगह हम लिखेंगे आई आर, V1 की जगह हम लिखेंगे आई R1, V2 की जगह हम लिखेंगे आई R2 और V3 की जगह हम लिखेंगे आई R3। I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R। इसका मतलब इसमें तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया श्रेणी क्रम की। कभी भी कहीं पर भी जब हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, परिपथ से रिलेटेड टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी तुरंत ध्यान, कहीं हमें दिख रहा है कि ये श्रेणी क्रम है तो केवल तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ध्यान ना आए, ये ध्यान आ जाता है करंट सेम होगी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना होगा। इस तरीके से इनको भी ये तीनों चीजें ध्यान में आनी चाहिए, तब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। तो यह है श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरे संयोजन की ओर बढ़ते हैं हम, वो है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन अब है अगला समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो कुछ इस तरीके से आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है समांतर क्रम संयोजन कि जब सब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के एक सिरे से एक बिंदु से जुड़ जाएंगे और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से एक साथ जुड़ते हैं तो यह संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ते हैं तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में मान लिया प्रति सेकंड यहां से 100 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो उन 100 इलेक्ट्रॉनों के पास 3 मार्ग मिल गए, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। तो कहने का मतलब धारा बढ़ जाती है, यहां पे धारा बढ़ जाती है और विभवांतर समान रहता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे समान बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर सोर्स के द्वारा स्थापित किया गया वही विभवांतर सबके से होगा। सभी समान बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं और जो सोर्स ने यहां पर वोल्टेज स्थापित करी है वही वोल्टेज सबके सिरों पर आएगा। तो धारा विभाजित हो जाएगी। धारा के बारे में ये हुआ
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, विभवांतर समान रहेगा और तुल्य प्रतिरोध की अनुपात आती है। तुल्य प्रतिरोध ध्यान देना फिर बच्चों को कि धारा, क्योंकि यहां से अगर प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनको 3 मार्ग मिल गए जाने के। अगर मान लिया कहीं से पानी बह रहा है और 3 मार्ग वहां से बना दिए तुमने, तो तीनों बढ़ जाएगा पानी। वही बात है कि आवेश को यहां से चला, 3 मार्ग उसे मिल गए तो वो 3 भागों में बढ़ गया और फिर आके यहाँ पे आके मिल गया, तो धारा बढ़ गई। जबकि विभवांतर समान है, क्यों? क्योंकि समान बिंदुओं के बीच जुड़ा है। अब तुल्य प्रतिरोध निकाल, यहां पर कौन बढ़ रहा है? धारा। तो धारा लेके चलो, प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है, तो धारा क्या लिखोगे? I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। V इक्वल्स टू IR को यूज कर रहे हैं, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया? V अपॉन R। तो अगर तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो I बराबर लिखोगे, संपूर्ण धारा जो लिखोगे I इक्वल्स टू लिखोगे V अपॉन R। संपूर्ण धारा जो लिखोगे वो लिखोगे I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो चूंकि श्रेणी समांतर क्रम में होता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I को लिखोगे V अपॉन R, I1 को लिखोगे V अपॉन R1, I2 को लिखोगे V अपॉन R2, I3 को लिखोगे V अपॉन R3। तो V अपॉन R, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसका मतलब इसमें ये कम आएगा, ये R1 R2 R3 से कम होगा वैल्यू, तो तुल्य प्रतिरोध इस वैल्यू में ये हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, समांतर क्रम संयोजन में धारा विभाजित होती है, विभवांतर समान रहता है और तुल्य प्रतिरोध का ये सूत्र है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन है, अच्छी तरीके से याद रखना है, यूज होता रहता है। बहुत छोटे छोटे टर्म्स ये सब हैं, ये सब इनसे मैं बार बार इन पे इस्तेमाल छोड़ देता हूँ कि बच्चों का ध्यान शुरुआत में इन चीज़ों पे नहीं रहता, इनको वो अपने दिमाग में नहीं बैठाते हैं और फिर बड़ी प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देते हैं और कोई कहते हैं साहब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो इसी वजह से समझ में नहीं आता कि तुमने छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठाला नहीं है, अपने दिमाग में फीड नहीं किया है उसे। इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में फीड करो। जब भी बातें उनकी आती हैं, जब भी अगर श्रेणी क्रम संयोजन आता है, तुरंत उन सारी बातें दिमाग में आ जाए। हाँ भाई धारा क्या होगी, विभवांतर क्या होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो वो सब चीज़ें इकट्ठा आ जानी चाहिए, तो फिर वो क्वेश्चन समझ में आता है, उसका सॉल्यूशन समझ में आता है। खैर जो भी बातें होंगी वो और आगे की जाएंगी। फिलहाल ये लेक्चर यहीं तक।